हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 400। यहाँ तक कि उसका ताओवादी हृदय भी विकृत होने लगा। वह कम से कम 400,000 वर्षों से कीमिया पथ पर है, लेकिन अंत में वह एक जूनियर द्वारा कुचल दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई संरचना नहीं है, बल्कि बात यह है कि तुलना में वह बहुत बेकार दिखता है। ये दाव, वाह मास्टर, ये आपने ये कैसे किया? त्रिलोक ऋषि विस्मय से देखने लगे और उन्होंने अपना नाम बदलकर आदित्य रख लिया। यही बात कीमिया की दुनिया में भी सच है। जो कीमिया में मजबूत है वही वरिष्ठ है। एक कहावत है कि सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय बोल्ड होने से भी बदतर हैं। आदमी कितना साहसी है, जमीन कितनी उपजाऊ है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा होता है कि आप एक पत्ते से अंधे हो जाते हैं। आदित्य ने धीरे से कहा, सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय क्यों न बहादुर बने? तो फिर सिंघुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय क्या है? त्रिलोक ऋषि थोड़ा उलझन में लग रहे थे, लेकिन वह शायद इसका मतलब समझ सकता था। रंबल अमृत के संघनित होने के बाद अमृत की शक्ति और अधिक भयावह हो गई, एक काले बवंडर का रूप ले लिया और जिजिन बागुआ भट्टी की बेड़ियों से मुक्त होने का प्रयास करने लगी। अमर स्तर के अमृतों में पहले से ही आध्यात्मिक बुद्धि होती है। मास्टर, ये सावधान रहें, ये राज्य तोड़ने वाली गोली मास्टर को खाना चाहती है। त्रिलोक ऋषि घबराकर चिल्लाए, फक फक करना, मेरे सामने मात्र एक गोली लेकर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाहे आप ड्रैगन हो या बाघ, इस कीमिया भट्टी में आप सभी को आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करना होगा। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं। पंगु के रक्त की शक्ति और महान मार्ग की शक्ति कीमिया भट्टी में डाल दी गई, एक पल में क्षेत्र तोड़ने वाली गोली को निगल लिया। पफ, एक क्षण में जो तूफान भड़क रहा था वह अगले ही क्षण नष्ट हो गया। जहां तक ब्रेकिंग रियल्म पिल की बात है, यह एक अच्छे व्यवहार वाली बिल्ली की तरह है। वे दो ताकतें अभी। त्रिलोक ऋषि की आंखें चौड़ी हो गईं। श्वा कीमिया कक्ष में अचानक एक शून्य टूट गया। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ जो अपनी पीठ पर एक भारी तलवार लिए हुए था। वह अल्कमी पवेलियन के बड़े सदस्य हैं, जिनका नाम विक्रम है। अतीत में लीकुन ने विक्रम को अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने के लिए एक क्षेत्र तोड़ने वाली गोली दी थी। उनकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए विक्रम कीमिया मंडप में रुक गए। ये कहा जा सकता है कि विक्रम का दर्जा त्रिलोक ऋषि के बाद दूसरे स्थान पर है। आखिरकार उसकी ताकत पहले से ही प्रमुख महाशक्तियों के पूर्वजों के बराबर है। श्री डू यहाँ हैं, श्री डू से मिलिए। विक्रम को देखकर सभी ने सलाम किया। विक्रम ने सिर हिलाया और फिर जटिल निगाहों से आदित्य की ओर देखा। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह व्यक्ति सिर्फ एक कीमियागर नहीं था, वह संभवतः एक मजबूत मार्शल कलाकार भी है। विक्रम दास विक्रम, ताकत सचमुच अच्छी है। आदित्य ने भी विक्रम की सांस महसूस की। विक्रम के शरीर में एक हिंसक शक्ति है। क्या ओल्ड डू यहाँ है? त्रिलोक ऋषि ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने सिर हिलाया और अपने शरीर से एक बहुत शक्तिशाली सांस छोड़ते हुए अपने पीछे खड़े सभी लोगों की रक्षा की। क्योंकि बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी से उत्सर्जित अवशिष्ट शक्ति पूरे कीमिया कक्ष को निगलने वाली है। बूढ़े चेंग, दूर रहो, अगला कदम गोली की मुसीबत का सामना करना है। आदित्य ने त्रिलोक ऋषि को याद दिलाया। और ठीक है, नहीं, मैं यहाँ गोलियां भी बनाने आया हूँ। त्रिलोक ऋषि एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह रसायन विद्या में साथी दाववादी ये के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहा था, लेकिन शुरू से अंत तक उन्होंने किसी भी जड़ी बूटी को नहीं छुआ। हालांकि साथी दाववादी ये गोलियां बनाने वाले हैं। प्लॉप, त्रिलोक ऋषि का ताओ हृदय पुनः विचलित हो गया। यदि वह कमजोर ताओ हृदय वाला व्यक्ति होता तो संभवतः वह टूट जाता, है न? इस जीवन में मास्टर ये से आगे निकलने की कोई आशा नहीं है। त्रिलोक ऋषि ने भी अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही वह हार चुका था। त्रिलोक ऋषि खड़े हो गए और फिर विक्रम के पीछे आ गए।
गुरुजी, इस व्यक्ति का मूल क्या है? इसकी मार्शल आर्ट कौशल बहुत मजबूत है, विक्रम ने गंभीर चेहरे से कहा। उनका मूल अज्ञात है, लेकिन उनका कोई बुरा इरादा नहीं होना चाहिए। त्रिलोक ऋषि ने विक्रम को सांत्वना दी। उसका मूल अज्ञात है, क्या वह कोई छिपा हुआ स्वामी हो सकता है? विक्रम ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और आदित्य के आर पार नहीं देख सका। यदि बाद में गोली के कष्ट की शक्ति बहुत अधिक हो जाती है, तो मुझे आशा है कि मिस्टर डू मास्टर ये की देखभाल कर सकेंगे, त्रिलोक ऋषि ने विक्रम से कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। अमर गोली क्लेश की शक्ति बहुत भयानक है। बूम, एक जोरदार आवाज सुनाई दी। आसमान में बिजली चमकी और पृथ्वी तुरंत अंधकार में डूब गई। थंडर ड्रैगन्स लुढ़क रहे थे, मानो वे दुनिया को निगल जाएंगे। इस गोली के कष्ट के तहत हर किसी को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये विपत्ति बहुत शक्तिशाली है? पवेलियन मास्टर, मुझे याद है कि जब आपने देव स्तर की दाचेंग दायरे तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत किया था, तो गोली की शक्ति इतनी अपमानजनक नहीं थी, है ना? विक्रम ने भयभीत होकर आकाश की ओर देखा। तेज गड़गड़ाहट से उसे घुटन महसूस होने लगी। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? त्रिलोक ऋषि मजबूती से विक्रम के पीछे छुप गए। क्या ये क्षेत्र विनाशक गोली अमर स्तर की पूर्णता तक पहुंच गई है? त्रिलोक ऋषि के पास एक साहसिक विचार था। अमर स्तर पर उत्तम गुणवत्ता वाली एक क्षेत्र तोड़ने वाली गोली। तो फिर यह गोली क्लेश भी पूर्णता के अमर स्तर तक पहुंच गया है। विक्रम इतना डर गया कि उसने अपनी लार निगल ली। विक्रम दास के रूप में उन्हें पहली बार डर का एहसास हुआ। पवेलियन मास्टर, क्या अब जाने में बहुत देर हो चुकी है? दरअसल मैं तो बस देखने आया था और इसमें भाग लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, विक्रम ने धीरे से पूछा। मास्टर, ये को आपकी ज़रूरत है। लाओ डू, तुम सबसे अच्छे हो, आओ। अंतिम शब्द कहने के बाद त्रिलोक ऋषि सभी को कीमिया कक्ष से बाहर ले गए। मजाक कर रहा हूँ, वह एक रसायन शास्त्री है, कोई मजबूत मार्शल कलाकार नहीं। अमर स्तर की पूर्णता गोली क्लेश उसे मारने के लिए पर्याप्त थी। पवेलियन मास्टर, आपने मुझे धोखा दिया। विक्रम ने जल्दी से तलवार निकाली, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वरिष्ठ तलवार कुंग, आप थोड़े डरे हुए लग रहे हैं। तलवार साधना करने वालों के लिए यह वर्जित है। आदित्य अभी भी शांत दिख रहा था। उसने विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराकर मजाक किया। मैं नहीं डरता। विक्रम ने तलवार कसकर पकड़ ली। अमर संत क्षेत्र में महान साधना की आभा फूट पड़ी, जो हजारों मील तक फैल गई। तलवार की भयानक शक्ति दुनिया को चकनाचूर करने वाली है। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ हिम्मत है। आदित्य ने बार बार उसकी प्रशंसा की। इस मामले में दानजी तलवार पागल वरिष्ठ गुस्सा। आदित्य ने अचानक बल लगाया और अजीब आग ने पुनः ब्रेकिंग रियल्म पिल को अपनी चपेट में ले लिया। रंबल, गोली की विपत्ति शीघ्रता से गिर पड़ी और गड़गड़ाहट हुई, आकाश और पृथ्वी में प्रवेश कर गई। धुंध घास, क्या ये सवारी घोड़ा बहुत मजबूत नहीं है? दाओ कून की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी हिम्मत कैसे हुई हिचकिचाने की? उसने तुरंत अपना कुंग फू इस्तेमाल किया और पूरी ताकत से तलवार चला दी। ज़ेतियान, इस तलवार की शक्ति अत्यंत प्रबल है तथा इसकी भयानक शक्ति 10,000 फीट तक लंबी है। बूम, तलवार थंडर पर गिर गई। वज्र ड्रैगन का सिर काट दिया गया और उसे कुछ भी नहीं बना दिया गया। गुल्लू नॉट, क्या ये खत्म हो गया? विक्रम हौंफने लगा। हर कोई हक्का बक्का रह गया। ओल्ड डू बहुत बढ़िया है। ये बहुत भयंकर है। अगर 10 वज्र भी गिरें तो भी मिस्टर डू उसे रोक सकते हैं। हर कोई इंद्रधनुषीपाद बना रहा था, जिससे विक्रम थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। ये बात तो सही है। अपनी शक्ति से क्यों न मैं अपने साथी दाओवादी ये के लिए 10 वज्रों को रोक दूं। जल्दी आओ डैन जी, मैं तुमसे नहीं डरता। विक्रम में लड़ने की भावना कूट कूट कर भरी थी। शक्तिशाली बल ने उसकी कमीज खींच दी। हालांकि वह बूढ़ा था, उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं और उसके पूरे शरीर से प्रभुत्व की आभा झलक रही थी। वह अपने हाथ में एक तलवार पकड़े हुए है, जो सीधे आकाश की ओर इशारा कर रही है। धुंध घास, ये तैर रहा है। ये देखकर आदित्य की भी रुचि जागृत हुई। डैन जी को उकसाया गया और उन्होंने वास्तव में 10 वज्रों की वर्षा कर दी। रंबल, मूलतः अंधकार में संसार एक क्षण में प्रकाशित हो गया। तेज गड़गड़ाहट और बिजली ने सभी को अस्थायी रूप से अंधा बना दिया। वज्र की शक्ति ने विक्रम को घेर लिया।
हे भगवान, ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ा है। विक्रम की पीठ ठंडी महसूस हुई। उसने अपने शरीर की ताकत फिर से जुटाई और तलवार से वार किया। टकराना, यद्यपि इस तलवार की शक्ति बहुत भयानक है, लेकिन ये 10 वज्रों के सामने पर्याप्त नहीं है। फफ्ट, बची हुई शक्तिशाली शक्ति ने विक्रम को उड़ा दिया। बिजली गिरने का नाटक करना, ये बिल्कुल सच है। मिस्टर डू उड़ गए। ये खत्म हो गया। क्या मास्टर ये को भी कष्ट नहीं होगा? अमर स्तर पूर्णता गोली क्लेश वास्तव में भयानक है। हर कोई भयभीत था। त्रिलोक ऋषि चिंतित दिखे। आदित्य की रसायन विद्या की शक्ति इस संसार में दुर्लभ है। वह नहीं चाहता था कि आदित्य को कुछ हो। वरिष्ठ दाओ कुंग, मेरा बोझ बांटने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। 10 वज्रों को देखकर आदित्य को डर नहीं लगा, क्योंकि विक्रम ने पहले ही डेंजी की लगभग आधी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया है। बाकी का भार आदित्य स्वयं उठा सकते हैं। बूम पंगु का वंश, मार्ग की शक्ति। भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ और आदित्य एक तांबे की दीवार की तरह था जो 10 वज्रों का सामना कर रहा था। टकरा जाना। बूम, कीमिया कक्ष एक पल में निगल लिया गया। मास्टर ये! त्रिलोक ऋषि जोर से चिल्लाए। इस बार वैद्यनाथ और रुचिर को भी चिंता होने लगी, क्योंकि इस गोली की शक्ति सचमुच भयानक है। लाओ डू, तुम्हारा शरीर मजबूत है, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा करना होगा। त्रिलोक ऋषि ने घायल विक्रम को उठाया, फिर उसके सामने खड़े हो गए और लेई हाई की ओर दौड़े। धुंधघास। पवेलियन मास्टर, क्या ये थोड़ा अहंकारपूर्ण नहीं है? विक्रम इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर हो गए। कोई बात नहीं, कोई नहीं मरेगा। लाओ डू, याद रखो, तुम एक महान नायक हो। नायकों को कोई डर नहीं होता। त्रिलोक ऋषि शेखी बघारते रहे। नायक, कितना महान शीर्षक है। हाँ, नायक डरते नहीं हैं। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी बूढ़ी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। इसका लाभ उठाएं। बूम, लेकिन अगले ही पल गड़गड़ाहट का सागर तुरंत गायब हो गया। यहां तक कि आकाश पर गोली का संकट भी गायब हो गया। विश्व पुनः प्रकाशवान हो गया और पुनः शांतिपूर्ण हो गया। खंडहरों में बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी पकड़े हुए एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। यह आदित्य था। उसके कपड़े जल गए थे, यहाँ तक कि उसका शरीर भी जल गया था, लेकिन उसकी आभा अभी भी प्रबल थी। गोली भट्टी में एक चमकदार दिव्य प्रकाश निकल रहा था। आदित्य सफल हुआ। अमर स्तर की उत्तम सफलता की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। गुरगल, मास्टर ये! आदित्य का फिगर देखकर सभी दंग रह गए। यहाँ तक कि दाओ कुंग भी गोली के कष्ट को सहन नहीं कर सका। मास्टर ये वास्तव में बच गए। गोली और मार्शल आर्ट की दोहरी खेती। मुझे डर है कि मास्टर ये की मार्शल आर्ट उपलब्धियां गोली साधना से भी अधिक भयानक हैं। विक्रम ने पहले कभी किसी व्यक्ति की इतनी प्रशंसा नहीं की थी, लेकिन वह आदित्य के प्रति विस्मय से भरा हुआ है। राज्य तोड़ने वाली गोली तैयार है। आदित्य ने बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी जमीन पर रख दी। 9 राज्य भंजक गोलियां उड़ी, जिनसे कानून बने, और गोलियों की अजीब सी खुशबू हवा में फैल गई। सांस लेने के बाद मुझे ताजगी महसूस हुई। ऐसा लगा कि लंबे समय से रुकी हुई रुकावट आखिरकार ढीली पड़ गई है। लानत है। 10 क्षेत्र तोड़ने वाली गोलियां। मास्टर ये ने 10 क्षेत्र तोड़ने वाली गोलियों को परिष्कृत करने के लिए केवल औषधीय सामग्री के एक सेट का उपयोग किया। कुंजी अमर स्तर की उत्तम क्षेत्र तोड़ने वाली गोली है। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। आदित्य ने उनकी अनुभूति को पुनः ताज़ा कर दिया। भगवान, कीमिया के असली भगवान। डिप्टी पवेलियन मास्टर का पद मास्टर ये के योग्य कैसे हो सकता है? मैं घोषणा करता हूं कि आज से मास्टर ये हमारे कीमिया मंडप के पूर्वज हैं। सभी लोग मेरा आदेश सुने, घुटने टेकें। त्रिलोक ऋषि जोर से चिल्लाए। ये सुनकर सभी लोग घुटने टेककर जोर से चिल्लाए, नमस्कार पुराने पूर्वज। वह पवेलियन मास्टर, क्या आपको पहले मुझे नीचे उतारना चाहिए? विक्रम ने धीमी आवाज में पूछा। अच्छे भाई, चाओ हुआ शीशे को पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा के लिए धन्यवाद। मैं अच्छे भाई को हर दिन शुभकामनाएं और खुशी की कामना करता हूँ। ओह, मैं भूल गया, क्षमा करें। त्रिलोक ऋषि ने झट से विक्रम को नीचे उतार दिया। बाद में त्रिलोक ऋषि और विक्रम ने भी घुटने टेककर आदित्य को आदरपूर्वक नमस्कार किया। पूर्वज, आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। वह मूल रूप से सिर्फ कीमिया मंडप के उपमास्टर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें पूर्वज का नाम दिया गया था। आहम, मैं युवा हूँ,
क्या आपका पूर्वज होना अनुचित नहीं होगा? आदित्य को हल्की खांसी आई। उपयुक्त, अत्यंत उपयुक्त, आपसे अधिक उपयुक्त उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। कृपया हमारे पूर्वज बनने के लिए सहमत हों। पूर्वज कृपया सहमत हों। अल्कमी पवेलियन में सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए। उनकी निगाहें बहुत दृढ़ थीं, चाहे कुछ भी हो, वे आदित्य को अपना पूर्वज बनाना चाहते थे। क्या आजकल दूसरों से अपने पूर्वज होने का प्रश्न पूछना लोकप्रिय हो रहा है? हालांकि मैं दिल से बहुत अनिच्छुक हूं, मैं तुम्हें दुखी या निराश नहीं करना चाहता। ये सिर्फ एक झूठा नाम है। सभी लोग कृपया उठ जाएं। आदित्य ने अपने हाथ पीछे करके सभी से कहा। ये सुनकर त्रिलोक ऋषि और अन्य लोग बहुत प्रसन्न हुए। अमर स्तर पूर्णता कीमियागर उनके पूर्वज हैं। उनका अल्कमी पवेलियन नए गौरव की ओर बढ़ने के लिए नियत है। धन्यवाद पूर्वज। त्रिलोक ऋषि ने सभी को खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। आदित्य ने गोली भट्टी में 10 क्षेत्र तोड़ने वाली गोलियों को देखा, फिर उनमें से 5 को निकाला और उन्हें तलवार उन्मादी विक्रम, मंडप मास्टर त्रिलोक ऋषि, केकिंग एल्डर रुचिर, ग्रेट एल्डर फराज और वैद्यनाथ को दे दिया। अमर स्तर की पूर्णता सफलता की गोली। अमृत पीने के बाद विक्रम के हाथ कांप रहे थे। यदि वह इस अमर स्तर पूर्णता क्षेत्र तोड़ने वाली गोली को ले लेता है, तो विक्रम को विश्वास है कि वह 100 वर्षों के भीतर अमर संत क्षेत्र पूर्णता को तोड़ सकता है। केवल 8 प्राचीन जनजातियों में ही ऐसे शक्तिशाली पुरुष हैं जिन्होंने अमर संत क्षेत्र में अपनी साधना को सिद्ध कर लिया है। इससे पता चलता है कि अमर संत क्षेत्र में पूर्ण साधना बहुत मूल्यवान है। धन्यवाद पूर्वज। अब से डू का जीवन तुम्हारा है। विक्रम ने अमृत स्वीकार किया और गंभीरता से कहा, वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेम और न्याय को महत्व देते हैं। आदित्य ने उसे पूर्ण समर्पण करने के लिए बहुमूल्य क्षेत्र भेदक गोली दी। आदित्य ने सिर हिलाया। अमर संत क्षेत्र में साधना के स्तर को प्राप्त कर चुके एक शक्तिशाली व्यक्ति की सहायता से उसके पास 5 वर्षों में प्रमुख महाशक्तियों के विरुद्ध जीतने की अधिक संभावना होगी। जियाओ चेंग, मैं थोड़ा थक गया हूँ। कृपया यहाँ की गंदगी साफ कर दो। आदित्य ने त्रिलोक ऋषि से कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि वह कीमिया मंडप के पूर्वज नहीं बनना चाहते थे, लेकिन इस जियो चेंग ने इसे बहुत आसानी से चिल्लाया। ठीक है पूर्वज, त्रिलोक ऋषि ने झुककर उत्तर दिया। आदित्य वैद्यनाथ को वापस अटारी में ले गए। पूर्वज के चले जाने के बाद त्रिलोक ऋषि ने सबकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, जहां तक पूर्वज अमर स्तर के पूर्ण रसायनज्ञ की पहचान का प्रश्न है, आपको इसे गुप्त रखना होगा और किसी को भी नहीं बताना होगा। क्या आप समझे? ये सुनकर सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है। आदित्य संपूर्ण अमर विश्व में एकमात्र अमर स्तर पूर्णता कीमियागर है। यदि 8 प्राचीन कुलों को पता चल जाए, तो वे निश्चित रूप से कीमिया मंडप को अमर स्तर की पूर्णता गोली को परिष्कृत करने का एक तरीका ढूंढ लेंगे। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वे पूर्वजों को मजबूर करने के लिए घृणित साधनों का उपयोग करेंगे या नहीं, क्योंकि अमर स्तर की पूर्णता गोली का आकर्षण बहुत अधिक है। पूर्वज के नेतृत्व में हमारा कीमिया मंडप और भी अधिक शक्तिशाली होगा। शायद एक दिन प्रभाव प्राचीन कबीले के स्तर तक पहुंच सकता है। त्रिलोक ऋषि के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, जिससे गर्व भरी मुस्कान प्रकट हुई। अटारी में जैसे ही आदित्य वापस आया, सिस्टम खत्म हो गया। कार्टना यजमान ने कीमिया पथ पर त्रिलोक ऋषि को कुचल दिया, कार्य को शानदार ढंग से पूरा किया और निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए। 1 लाख वर्षों की साधना मूल्य, शीर्ष श्रेणी के होंगमैंग अमर हथियार x1 मिलियन, अमर स्तर का अमृत x1 मिलियन, अमर क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड x100,000 होस्ट। आदित्य शारीरिक बनावट, पंगु वंश, दाव खजाना शरीर, शाश्वत ड्रैगन सम्राट शरीर साधना, पूर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 300,000 वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है। खेती मूल्य 355,800 वर्ष। साधना का मूल्य अमर संत क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। क्या आप तुरंत प्रवेश करना चाहते हैं? आदित्य ने नहीं चुना। अमर संत साबित होना अब आसान नहीं है, और उस समय होने वाली वज्र आपदा अमर स्तर की अमृत आपदा से कमजोर नहीं होगी। आदित्य ने अभी अभी गोली की समस्या झेली थी और उसे सफलता पाने के लिए कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा। पिताजी, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, वैद्यनाथ ने प्रशंसा से कहा। निश्चित रूप से, मेरे जैविक पिता जहां भी जाते हैं, एक किंवदंती बन जाते हैं। बकवास बांधकर आदित्य ने वैद्यनाथ की ओर आंखें घुमाईं।
लेकिन ये यात्रा सचमुच लाभदायक थी। अब पूरा कीमिया मंडप उसके आदेशों का पालन करता है। पूर्वज, अतिथि बुजुर्ग रुचिर आपसे मिलना चाहते हैं, एक नौकरानी ने धीरे से कहा। ओह, आदित्य ने अपनी भौहें उठाईं। वे तो अभी अपने घर लौटे थे, रुचिर उनके पीछे क्यों आया? उसे अंदर आने दें, आदित्य ने आदेश दिया। हाँ पूर्वज। थोड़ी ही देर बाद रुचिर अंदर आया। तुम लोग पहले नीचे जाओ। रुचिर ने सभी नौकरानियों को कमरे से बाहर जाने को कहा। ये देखकर आदित्य ने पूरे कमरे में राज बंद कर दिया। क्या मैं आपको पूर्वज कहूँ या महाराज? रुचिर ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपने अभी भी इसे देखा है? आदित्य को पहले ही इसका अंदाजा हो गया था। उसने सबके सामने सैकड़ों अजीबोगरीब आग बुलाए, रुचिर उसे कैसे न पहचान सका। मैं आपको अपना सम्मान अर्पित करता हूँ महाराज। रुचिर उत्साहित दिखे और उन्होंने आदित्य को प्रणाम किया। अतीत में यदि आदित्य ने अपने शरीर को पुनः आकार देने में अपनी जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों का उपयोग नहीं किया होता तो उनकी मृत्यु बहुत पहले ही हो गई होती। आदित्य उसके प्रति दयालु था। रुओचेन, जल्दी उठो, आदित्य ने धीरे से कहा। महाराज, पिछले 5 वर्षों में आपकी प्रगति सचमुच बहुत तेजी से हुई है। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ से गया था तब आप सिर्फ एक वरिष्ठ कीमियागर थे, लेकिन अब आप कीमिया के शिखर पर पहुँच गए हैं। रुचिर अपने शब्दों में अपनी प्रशंसा और विस्मय को छिपा नहीं सका। गुरु देवेंद्र, मेरे पिता ने न केवल रसायन विद्या में बल्कि युद्ध कला, तलवारबाजी में भी तेजी से प्रगति की है। उन्होंने उड़ान भी भरी है। वैद्यनाथ गर्व से भरे हुए लग रहे थे, मानो वे तेजी से प्रगति कर रहे हों। बूढ़े मो, आपका पहनावा कैसा चल रहा है? सुंदर है ना? वैद्यनाथ को अपना वर्तमान रूप बहुत पसंद है। वह जवान और सुंदर है और जितना चाहे उतना बेकाबू हो सकता है। महामहिम के शब्दों में कहें तो वह पूरी तरह से बदमाश है। रुचिर अपनी हंसी रोक नहीं सका। तुम्हारे पास कोई दूरदर्शिता नहीं है। वैद्यनाथ ने रुचिर को घूर कर देखा। ये देखकर आदित्य मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये 2 जीवित खजाने। रुचेन, आपने पिछले 5 वर्षों में बहुत प्रगति की है। आदित्य के शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थे। मात्र 5 वर्षों में रुचिर एक कुशल रसायनज्ञ के स्तर तक पहुंच गया। रसायन विद्या में ये प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ है। ये सब आपके महाराज की कृपा है। यदि महाराज ने मेरे भौतिक शरीर को पुनः आकार देने के लिए अपनी जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों का उपयोग न किया होता तो मेरी प्रतिभाएं आसमान छूने वाली नहीं होती। मेरी वर्तमान उपलब्धियां तो दूर की बात है। रुचिर ने कृतज्ञता भरे भाव से कहा। आदित्य ने खुशी से सिर हिलाया। यह आपके आने का सही समय है। मेरे पास आपके लिए यहाँ 2 अवसर हैं। ये सुनकर वैद्यनाथ और रुचिर की आंखें चमक उठीं। यह आ रहा है। उनके जैविक पिता उन्हें एक और मौका देने जा रहे हैं। पिताजी, आप हमें क्या अवसर देने जा रहे हैं? वैद्यनाथ बहुत उत्साहित थे और इंतजार नहीं कर सकते थे। रुचिर ने भी आदित्य की ओर उग्र दृष्टि से देखा। जब भी उन्हें प्रभु से अवसर मिलता है वे सैकड़ों या हजारों वर्षों के चक्कर से बच सकते हैं। आपको पहले साधना की अवस्था में प्रवेश करना चाहिए। आदित्य रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। रुचिर और अन्य लोग बहुत आज्ञाकारी थे। वे जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और सांस लेने लगे। ये देखकर कि समय सही था, आदित्य ने 2 अमर आध्यात्मिक शक्ति प्रतिलिपि कार्ड निकाले। वह जो अवसर देना चाहता था वह था रुचिर और अन्य लोगों को अमर कीमियागर बनने का अवसर देना। आदित्य सहित संपूर्ण अमर जगत में केवल 3 अमर कीमियागर हैं, लेकिन इस समय जब तक आदित्य के पास एक विचार है वह अमर दुनिया को 2 और अमर कीमियागर दे सकता है। बस अमर आध्यात्मिक शक्ति प्रतिलिपि कार्ड का उपयोग करने के बाद ये तारों में बदल गया और रुचिर और वैद्यनाथ के शरीर में प्रवाहित हो गया। एक क्षण के लिए दिव्य प्रकाश चमक उठा और कीमिया के नियम सर्वत्र प्रकट हो गए। क्या ये अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है? रुचिर और वैद्यनाथ ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। वे बहुत हैरान थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति आसमान छू रही थी। उन्होंने सीधे ही अड़चन को तोड़ दिया और अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति तक पहुंच गए। प्रिय पिताजी, आपने मुझे जो अवसर दिया वह बहुत महान है ना? मैंने अमर स्तर के कीमियागर तक पहुंच बनाए। वैद्यनाथ उत्साहित थे। रुचिर का दिल भी धमाके से धड़क रहा था। बाहर 5 साल का प्रशिक्षण भगवान द्वारा दिया गया अवसर जितना अच्छा नहीं है। अपना मन स्थिर रखो और उसे अच्छी तरह समझो। आदित्य ने दोनों को निर्देश दिया।
दोनों ने सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति को समझने लगे। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। आदित्य पूरे समय मंडप में ही रहता था। उसके आदेश के बिना किसी की भी अंदर आने की हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ तक कि मंडप स्वामी त्रिलोक ऋषि भी आज्ञाकारी रूप से बाहर ही प्रतीक्षा कर सकते थे। हाँ, रुचिर सबसे पहले जागा और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति ने पूरे ब्लू फ्लेम डोमेन को घेर लिया। हाँ, क्या ये अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है? क्या ये पूर्वज हो सकता है? नहीं, पूर्वजों की आध्यात्मिक शक्ति इससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। अटारी के बाहर त्रिलोक ऋषि भौहें चढ़ाए, उनकी बूढ़ी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई नया अमर स्तर का किमियागर पैदा हुआ है? त्रिलोक ऋषि के हृदय में एक साहसिक विचार उभरा। हालांकि अगले ही पल एक और नई आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। लानत है, एक और अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति। त्रिलोक ऋषि की आवाज थोड़ी कांप उठी। फराज भी हैरान था। 2 नई अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्तियां। इसका मतलब है कि 2 अमर स्तर के किमियागर पैदा हुए हैं। फराज को लगा कि वह सपना देख रहा है। कुछ ही देर बाद आदित्य और अन्य 2 लोग अटारी से बाहर निकल आए। जब उन्होंने रुचिर और वैद्यनाथ को देखा तो त्रिलोक ऋषि ने तुरंत प्रतिक्रिया की। तो ये बात है, अमर दुनिया में 2 और अमर स्तर के किमियागर हैं। वाह वाह! त्रिलोक ऋषि का बूढ़ा चेहरा उत्साहित था। वह जानता था कि इसका संबंध अवश्य ही पूर्वज से होगा। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि उनका दृष्टिकोण सही था। आदित्य को पूर्वज मानकर अल्कमी पवेलियन और भी अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। यदि उसे पूर्वज का मार्गदर्शन मिल जाए तो शायद एक दिन वह अमर स्तर का पूर्ण किमियागर भी बन सकता है। नमस्कार पूर्वज, त्रिलोक ऋषि और फराज ने झुककर सलाम किया। आदित्य ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि उन्हें विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। रुओचेन मोदाओयू, तुम अमर स्तर के किमियागर तक पहुंच गए हो। यद्यपि त्रिलोक ऋषि को पहले ही अनुमान हो चुका था, फिर भी उन्होंने पूछा। हाँ मंडप मास्टर, पूर्वजों के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। रुचिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, पूर्वज के नेतृत्व में मेरा कीमिया मंडप निश्चित रूप से आसमान तक पहुंचेगा। त्रिलोक ऋषि की आंखें दृढ़ थीं और उनका हृदय भावनाओं से भरा हुआ था। फराज ने रुचिर और अन्य लोगों को ईर्ष्या से देखा। वह बस इतना ही कह पाया कि उसकी दृष्टि और पैटर्न ठीक नहीं थे। अगर उसने शुरू से ही रुचिर की तरह अपने पूर्वज के साथ वैसा ही व्यवहार किया होता तो शायद अब उसे कुछ सलाह मिल पाती, है ना? वास्तव में ऐसा नहीं था। आदित्य ने रुचिर को यह अवसर केवल इसलिए दिया क्योंकि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। बेशक फराज को यह नहीं पता था। जियो चेंग, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? आदित्य ने पूछा। ये सुनकर त्रिलोक ऋषि को अपने आने का उद्देश्य याद आया। पूर्वज, यह आपकी विशेष निशानी है, कृपया इसे रख लें। इस टोकन के साथ आप हमें किसी भी समय बुला सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। त्रिलोक ऋषि ने एक स्वर्ण चिन्ह सौंपा जिस पर पूर्वज शब्द उत्कीर्ण था और आध्यात्मिक पैटर्न प्रवाहित हो रहे थे, जो बहुत अच्छा था। आदित्य ने टोकन लिया और उसे दूर रख दिया। विचारशील, आदित्य ने त्रिलोक ऋषि के कंधे पर थपथपाया। ये दृश्य सचमुच मजेदार था, क्योंकि आदित्य की आयु 100 वर्ष से भी कम है, लेकिन त्रिलोक ऋषि 400,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहे हैं। यह ऐसा है जैसे कोई 3 वर्ष का बच्चा किसी शतायु व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख रहा हो। एक शिष्य को यही करना चाहिए। त्रिलोक ऋषि ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। जियो चेंग, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। ये कीमिया मंडप अभी भी आपके हाथों में है। आदित्य ने कहा। उसे अभी भी अन्य काम करने हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि स्काईफ्लो संप्रदाय में वापस लौटें और अमरसंत क्षेत्र को साबित करें। त्रिलोक ऋषि ने मानो बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था और सिर हिलाकर कहा, पुराने पूर्वज, कृपया निश्चिंत होकर चले जाए। यदि आपको हमारी आवश्यकता हो तो हमें सीधे बुला लीजिए। चाहे वह कोई भी हो, चाहे कोई भी ताकत हो, जब तक वे पुराने पूर्वजों को अपमानित करने का साहस करेंगे, हम उन्हें जमीन पर गिरा देंगे। ये सुनकर आदित्य को बहुत राहत महसूस हुई। लेकिन आदित्य के सभी दुश्मन बड़ी महाशक्तियां हैं। अगर त्रिलोक ऋषि को इसके बारे में पता होता तो मुझे आश्चर्य होता कि वह क्या सोचते। रुचेन, तुम कीमिया मंडप में ही रहो। ये सीट और वैद्यनाथ पहले स्काईफ्लो संप्रदाय में लौटेंगे। आदित्य ने रुचिर को एक ध्वनि संदेश भेजा।
जी हाँ महाराज, रुचिर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। वैद्यनाथ, चलो। आदित्य वैद्यनाथ को आंगन से बाहर ले गए। अलविदा पुराने पूर्वज। आदित्य की पीठ की ओर देखते हुए त्रिलोक ऋषि की आंखें विस्मय से भर आईं। जब आदित्य सबकी दृष्टि से पूरी तरह ओझल हो गए, तब त्रिलोक ऋषि ने रुचिर की ओर देखा और विचारमग्न होकर पूछा, रुचिर, क्या तुम पूर्वज को पहले से जानते थे? रुचिर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन त्रिलोक ऋषि को तो पहले से ही पता था। पूर्वज के जाने से पहले उन्होंने अल्कमी पवेलियन के लिए एक अवसर छोड़ा था। रुचिर ने हजारों विचित्र अग्नि स्रोतों को बुलाया और धधकती लपटों ने आकाश को प्रकाशित कर दिया, जिससे तापमान बढ़ गया, मानो वह एक विशाल भट्टी में बदल गया हो। अजीब अजीब आग, 1000 से भी अधिक, 1000 से भी अधिक अजीब आग। वाह, पूर्वजों को इतनी सारी अजीब आग कहाँ से मिली? त्रिलोक ऋषि इतने उत्तेजित हो गए कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा। इन विचित्र आग के साथ मंडप में कीमियागरों की सफलता दर में काफी सुधार होगा। पूर्वज द्वारा दिए गए अवसर के लिए धन्यवाद। त्रिलोक ऋषि धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और उस दिशा में झुक गए जहां से आदित्य गए थे। स्काईफ्लो संप्रदाय, दिव्य शिखर। लगभग 3 महीने तक दूर रहने के बाद आदित्य और वैद्यनाथ अंततः वापस आ गए। हमारा स्काईफ्लो संप्रदाय अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। वैद्यनाथ ने आध्यात्मिक ऊर्जा की गहरी सांस ली और तुरंत तरोताजा महसूस किया। स्काईफ्लो संप्रदाय में आध्यात्मिक ऊर्जा महाशक्तियों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक समृद्ध है, और आप अपनी इच्छानुसार खाने के लिए आड़ू चुन सकते हैं, और जब आपके सामने कोई बाधा आए तो आप ज्ञानवर्धक चाय से स्नान कर सकते हैं। ये छोटा सा जीवन आकाश में अमर प्राणियों से बदतर नहीं है। आदित्य की धारणा में वीर और अन्य लोग पीछे हट रहे हैं। आदित्य ने उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि चुपचाप 200,000 अमर क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड का उपयोग किया। बूम बूम बूम, शक्तिशाली आभाएं एक के बाद एक फूटती हुई अमर लोक की ओर बढ़ रही थीं। हुआला, आकाश गड़गड़ाहट से ढक गया और क्षण भर में अंधेरा छा गया। वैद्यनाथ ने भौहें सिकुड़ी और भयभीत होकर उसे देखा। जब उसने अमर लोक की 200,000 आभाओं को महसूस किया तो उसका हृदय सदमे से भर गया। पिताजी, आप फिर से अवसर दे रहे हैं। स्काईफ्लो संप्रदाय में 200,000 से अधिक अमर आदरणीय हैं। वैद्यनाथ ने प्रशंसा भरी दृष्टि से आदित्य की ओर देखा। इन 200,000 अमर पूज्यों को गिनने पर पूरे स्काईफ्लो संप्रदाय में 300,000 से कम अमर पूज्य नहीं हैं। महाशक्तियों की तो बात ही छोड़िए, प्राचीन कुल में भी इतने अधिक अमर पूज्य नहीं हैं। अभ्यास करना आसान नहीं है, अगर मैं कर सकूं तो मैं मदद करूंगा। आदित्य ने आकाश में हो रही गड़गड़ाहट को देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उठी। हत्या का इरादा तुरंत ही उजागर हो गया, जिससे लोग भयभीत हो गए। क्या अभ्यास करना आसान नहीं है? ये वाक्य वास्तव में दूसरों के लिए भी सत्य है, लेकिन स्काईफ्लो सेक्ट में ऐसा लगता है कि अभ्यास करना मुश्किल नहीं है ना? वैद्यनाथ ने उसकी लार निगल ली। उनके स्काईफ्लो संप्रदाय को अमर दुनिया में चढ़े हुए अभी 6 साल से भी कम समय हुआ है, लेकिन उनकी समग्र शक्ति लगभग सुपर शक्तियों के बराबर है। दूसरी ओर उन महाशक्तियों की नींव अरबों वर्ष पुरानी है। ये स्काईफ्लो संप्रदाय को अरबों वर्षों की महाशक्तियों को पूरा करने में 6 वर्ष लगने के बराबर है। आपने मुझसे कहा था कि खेती करना आसान नहीं है। तुम पीछे क्यों नहीं हटते? क्या आप चाहते हैं कि मैं ये काम स्वयं करूं? आदित्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में चिल्लाया। आदित्य की आवाज सुनते ही आकाश में गड़गड़ाहट जोर से हुई और फिर तेजी से गायब हो गई, जैसे कोई भेड़िया अपनी पूंछ दबाकर भाग रहा हो। जल्द ही आसमान साफ हो गया और शांति पुनः बहाल हो गई। 2 लाख शिष्य सभी सफलतापूर्वक अमर आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए। यह अब टूट गया। यह मेरे पिता ही होंगे जो वापस आ गए हैं। मेरे पिता के उपहार के लिए धन्यवाद। शिष्यों ने दिव्य शिखर की ओर झुककर प्रणाम किया। वैद्यनाथ, इन संसाधनों को ले लो और इन्हें सभी के साथ साझा करो। आदित्य ने अपनी आस्तीनें हिलाईं और एक अंतरिक्ष अंगूठी वैद्यनाथ के हाथों में आ गिरी। वैद्यनाथ ने उत्साहित होकर इसकी जांच की। बेहतर होता कि वह इसे न देखता, लेकिन इसे देखने के बाद वह दंग रह गया। लाखों देव स्तर की गोलियां, लाखों उच्च श्रेणी के होंगमैंग अमर कलाकृतियां, अमर स्तर के कौशल और मार्शल आर्ट, सभी प्रकार के अनगिनत संसाधन हैं।
इस समय वैद्यनाथ के मन में केवल एक ही विचार था, यानी इतने सारे प्राकृतिक खजाने के होते हुए भी वे उन सब का उपयोग कब कर पाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिताजी, वैद्यनाथ ने उत्साहपूर्वक धन्यवाद दिया। आदित्य ने सिर हिलाया और फिर वैद्यनाथ को विदा कर दिया। टोंगजी, संपूर्ण अमर के रहस्यों को छिपाओ। आदित्य की आंखें धीरे धीरे गर्म हो गईं। वह तो बस टूटने ही वाला था। अमर संत सिद्ध करो। मूल योजना 5 वर्षों के भीतर अमर संत क्षेत्र तक पहुंचने की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह तय समय से 4 साल पहले ही पूरा हो सकता है। अच्छा मेजबान, सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। स्वर्ग और पृथ्वी का क्रम अस्त व्यस्त हो गया, मानो किसी विशाल जाल ने अमर को घेर लिया हो। भले ही आदित्य के पास अमर स्तर की पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति थी, फिर भी वह अमर के बाहर के स्थान को महसूस नहीं कर सकता था, और बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से अमर को महसूस नहीं कर सकी। इस समय इम्मोर्टल एक स्वतंत्र स्थान की तरह था। आदित्य ये सोचे बिना नहीं रह सका कि कुत्तों की यह प्रणाली कितनी शक्तिशाली है। ये वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था को सीधे प्रभावित कर सकता है। लेकिन कुत्तों की व्यवस्था इतनी शक्तिशाली थी, फिर चिंता क्यों? यद्यपि आदित्य उलझन में था, फिर भी उसने और प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं थी। जितना अधिक वह जानता था, उतने ही अधिक परिणाम उसे भुगतने पड़ते थे। आदित्य बस हार मानना चाहता था, और अगर सिस्टम उसे नहीं बताता तो वह पूछता भी नहीं। होस्ट, इम्मोर्टल के राज ब्लॉक कर दिए गए हैं। क्या आप तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं? आदित्य उछलकर स्काईफ्लो संप्रदाय को छोड़कर एक बंजर भूमि में प्रकट हुआ। यदि वह स्काईफ्लो संप्रदाय में प्रवेश कर गया तो इससे अन्य लोगों को परेशानी होने की संभावना होगी। अमर संत क्षेत्र में वज्र क्लेश तुच्छ नहीं था, और आदित्य ने लापरवाह होने का साहस नहीं किया। चलो शुरू करते हैं, अमर संत को सिद्ध करते हैं। आदित्य ने अपने हाथ पीछे कर लिए और दृढ़ दृष्टि से कहा, यदि वह अमर संत क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो वह अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा करने में सक्षम हो जाएगा। मेजबान के लिए अमर संत क्षेत्र में सफलता। सिस्टम की आवाज बजते ही आदित्य के शरीर में पनगु रक्त तेजी से प्रवाहित होने लगा। हिंसक शक्ति फैलकर हजारों मील तक फैल गई। बंद का उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत फट गई, जिससे एक घाटी बन गई। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। महान दाव खजाना शरीर, शाश्वत ड्रैगन सम्राट शरीर, सभी सक्रिय हो गए थे। आदित्य की साधना का आभामंडल भी तेजी से बढ़ रहा था। एक पल में वह अमर आदरणीय क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया, और फिर अमर संत क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया। महान दाव कानून उत्पन्न हुए, और पृथ्वी पर चमकदार दिव्य प्रकाश चमक उठा। पवित्र कमल खिलता है, आकाश से मीठी वर्षा होती है, और धरती से मीठे झरने फूटते हैं। आदित्य भगवान के समान है। वहां क्या हुआ था? पूरा अमर चिंतित था। इस शक्तिशाली आभा के सामने वे स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। यह आभा मेरे जैविक पिता की लगती है। क्या मेरे पिता ताओवादी अमर संत बनने जा रहे हैं? क्या हमारा स्काईफ्लो संप्रदाय अमर संत क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति का उत्पादन करने वाला है? सभी लोग विस्मय से देख रहे थे। यह आभा अमर क्षेत्र से कहीं परे है। केवल पौराणिक परिलोक ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। रंबल, एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई, जो किसी प्राचीन पशु की दहाड़ जैसी भयंकर ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। पूरा अम्र क्षेत्र गड़गड़ाहट से ढक गया। गुल्लू, क्या यह अमर संत क्षेत्र का वज्र क्लेश है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी तूफान मुझे मार सकता है। क्या ये संभव है कि आप आंधी तूफान का भी सामना नहीं कर सकते? सभी लोग भय से आकाश में हो रही गड़गड़ाहट को देख रहे थे। ये शक्ति उनकी पहुंच से परे है। आदित्य वज्रपात के नीचे खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी, और उसकी आंखों में एक उग्र लड़ाकू भावना भी थी। मैं एक ताओवादी अमर संत बनना चाहता हूं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? आदित्य अपने हाथों को पीठ के पीछे करके अमर संत लोक की भयंकर विपत्ति का सामना करते हुए खड़े थे। टकरा जाना, अमर संत दायरे थंडर क्लेश आदित्य से डर नहीं है। मैंने बादलों की गड़गड़ाहट देखी, और फिर आकाश और पृथ्वी पर बिजली गिरी। बिजली की चमक ने सभी को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। भयानक लेईवेई अमर को नष्ट कर रहा है। जो है सामने रखो। महान कोश शरीर उभरा, पंगु की रक्त रेखा प्रसारित हुई, और आदित्य इस समय भयानक रूप से मजबूत था। बिजली आदित्य पर सटीक गिरी। बूम! संपूर्ण बंजर भूमि तुरंत ही जलकर काली हो गई।
एक गहरा गड्ढा निकला जो चौंकाने वाला था। प्रिय प्रिय पिताजी, क्या आप ठीक हैं? कुछ मिनटों के बाद सभी ने अपनी आंखें खोलीं। वज्रपात की शक्ति ने उन्हें अभी भी भयभीत कर दिया था। अंतहीन बंजर भूमि जले हुए गड्ढे में बदल गई है। गड्ढे में एक आकृति है, फटे कपड़े और जला हुआ शरीर। यह आदित्य है। ये काफी शक्तिशाली है। जले हुए शरीर को देखकर आदित्य की लड़ने की भावना और भी अधिक उग्र हो गई। किसी ने भी उसे कभी गंभीर रूप से घायल नहीं किया। ये रक्तपिपासु भावना अद्भुत है। शरीर में पंगु रक्त प्रवाहित होता है तथा जला हुआ शरीर वास्तव में फीका पड़ जाता है और कांस्य में बदल जाता है। शक्तिशाली बल लगभग नियंत्रण से बाहर हो गया है। हे, आप जितने मजबूत होंगे मैं उतना ही मजबूत होऊंगा। चलो भी, आदित्य फिर चिल्लाया। अनियंत्रित आवाज पूरे इम्मोर्टल में गूंजती रही। बहुत खूब, पिताजी बहुत मजबूत हैं। मैं नहीं जानता कि महारानी इसे कैसे सहन कर पाएंगी। मुझे संदेह है कि आप गाड़ी चला रहे हैं। अधिक आत्मविश्वासी बनो, अपने संदेहों से छुटकारा पाओ। स्काईफ्लो सेक्ट में हर कोई आदित्य का छोटा सा प्रशंसक बन गया। उसने एक वज्र क्लेश लिया और एक पल में ठीक हो गया। यह एक असली आदमी है। बूम! वज्रपात भड़क उठा और तुरंत ही 1 दर्जन से अधिक बिजली गिरी। अंतहीन गड़गड़ाहट ने बंजर भूमि को गड़गड़ाहट के समुद्र में बदल दिया। आदित्य पर 1 दर्जन से अधिक बिजली गिरी और फिर वह गड़गड़ाहट के सागर में बह गया। सिजल बिजली शरीर पर भड़क उठी, आदित्य को निगलने की कोशिश करने लगी। शरीर टूट गया और खून बहने लगा। आदित्य ने दांत पीस लिए, उसका चेहरा धीरे धीरे क्रूर होता गया। ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही पल फट जाएगा। दरार! आदित्य ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके शरीर की क्षमता पुनः जागृत हो गई। इस तरह की चरम लड़ाई लोगों को सबसे अधिक प्रगति दिला सकती है। यही कारण भी है कि आदित्य ने व्यवस्था को वज्रक्लेश को कमजोर नहीं होने दिया। आखिरकार ऐसे अवसर बहुत दुर्लभ हैं। भले ही वह अमरसंत क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति हो, आदित्य को गंभीर रूप से घायल करना मुश्किल है। मैं निश्चित रूप से अमरसंत क्षेत्र प्राप्त करूंगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। आदित्य दहाड़ा। हिंसक शक्ति ने हजारों समुद्रों को गरजते हुए फैला दिया। संपूर्ण अमलोक हिंसक रूप से कांप उठा तथा विधि व्यवस्था ध्वस्त होकर बिखर गई। सभी लोग कांप उठे। ये सिलसिला कम से कम 1 घंटे तक चला और धीरे धीरे तूफान शांत हो गया। मैंने एक खून से लथपथ व्यक्ति को जमीन पर खड़ा देखा। क्या बस इतना ही है? यह मुझे गुदगुदाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हे। आदित्य का चेहरा क्रूर हो गया। वह मुस्कुराया और फिर चिल्लाया, तलवार! स्विश! शून्य में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। ये 9 स्वर्ग तलवार थी। जिस क्षण उसने 9 हेवन तलवार पकड़ी, मानव सम्राट की शक्ति प्रकट हुई। आदित्य उछल पड़ा और उसने आक्रमण करने की पहल की तथा आकाश में छा रहे वज्रपात को चीर डाला। एक तलवार अमर को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। तलवार की मंशा के 5 तत्व, तलवार का कानून, तलवार की शक्ति का 7वां स्तर, सभी इस तलवार में समाहित थे। आदित्य इस तलवार का उपयोग अमरसंत क्षेत्र को साबित करने के लिए करना चाहता था। वज्रपात ने खतरा महसूस किया और सारी गड़गड़ाहट को इकट्ठा करके आदित्य की ओर झपटा। एक व्यक्ति अकेला विशाल गड़गड़ाहट के सागर के सामने। प्रिय पिता ने वज्रक्लेश पर एक सामान्य हमला शुरू किया। ऐसा क्यों लगता है कि यह उल्टा है? सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। ये वह वज्रपात होना चाहिए जो उस व्यक्ति पर सामान्य आक्रमण करे जो उस क्लेश को पार कर रहा हो। लेकिन आदित्य ने नियमों का पालन नहीं किया और आक्रमण करने की पहल करने का निर्णय लिया। टकराना। दोनों सेनाएं आपस में टकरा गईं और वज्र का समुद्र तलवार से भेद दिया गया और आदित्य पुनः वज्र सागर में समा गया। बूम! एक हिंसक आवाज सुनाई दी। शेष शक्ति फैल गई और 9 आकाश और 10 पृथ्वी कांपने लगीं। क्या ये खत्म हो गया? अज्ञात समय के बाद सभी ने बंजर भूमि की ओर देखा जहां आदित्य भयभीत था। मैं अपने जैविक पिता की सांस क्यों महसूस नहीं कर सकता? वैद्यनाथ की आंखें बड़ी हो गईं और उनका पूरा हृदय एक क्षण में धड़क उठा। नहीं, मेरे जैविक पिता निश्चित रूप से ठीक होंगे। सभी लोग घबरा गए। मैं जाकर देखूंगा। वैद्यनाथ, शास्त्रदेव और अन्य लोग स्वयं को रोक नहीं सके और बंजर भूमि पर जाना चाहते थे। नहीं, अवशिष्ट शक्ति का एक अंश भी हमें नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अगर हम अभी वहां जाते हैं तो यह मौत की तलाश करने से अलग नहीं है।
एक विवेकशील व्यक्ति ने उसे रोका। भले ही हम मर जाएं, हमें अपने जैविक पिता के साथ रहना होगा। आदित्य ने उन्हें बचा लिया था, इसलिए मृत्यु के खतरे के बावजूद भी वे पीछे नहीं हटे। बूम! इस क्षण एक शक्तिशाली सांस आकाश में दौड़ गई। बर्बाद बंजर भूमि से अंतहीन जीवन शक्ति उभरी। एक आकृति तेजी से रूपांतरित होकर हवा में खड़ी हो गई, जिसमें अमरसंत साधना की सांसें निकल रही थीं। पिताजी, ये पिताजी है। हा हा हा, बढ़िया, पिताजी सफलतापूर्वक अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। वैद्यनाथ की मानसिक शक्ति सबसे प्रबल है, तथा उन्होंने ही सबसे पहले आदित्य की आभा को महसूस किया था। क्या यह अमरसंत क्षेत्र की शक्ति है? आदित्य ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अचानक एक शक्तिशाली बल इकट्ठा हो गया और आसपास का स्थान स्थिर हो गया। जब तक आदित्य मुक्का मारता, इम्मोर्टल का अधिकांश हिस्सा गिर जाता। सिस्टम सूचना पैनल खोलें। आदित्य ने आदेश दिया। होस्ट आदित्य। संविधान पंगु रक्तरेखा, दादाओ खजाना शरीर, शाश्वत ड्रैगन राजा शरीर। साधना अमरसंत क्षेत्र का परिचय। अमरसंत क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 350,000 वर्षों की साधना लगती है। खेती मूल्य 55,800, 50,800 वर्ष। जादुई हथियार अमरता का अमरताबूत, उच्च स्तरीय हॉन्गमैंग अमर हथियार। 9 हेवन तलवार, उच्च स्तरीय हॉन्गमैंग अमर हथियार। आकाश को ढकने वाला लाल बेली बैंड, उच्च स्तरीय हॉन्गमैंग अमर हथियार। सूचना पटल को देखकर आदित्य संतोष से मुस्कुराया। अमरसंत क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद उसके पास शक्तिशाली अमरसंत क्षेत्र के खिलाफ लड़ने की ताकत होगी। नंदिनी, मैं अपने पति बनने का इंतजार कर रहा हूँ। कोई भी आपको या बच्चे को चोट नहीं पहुंचा सकता। आदित्य की आंखों में एक तीखी हत्यारी निगाह चमक उठी। काटना, पता चला है कि आपके अधीनस्थ चैतन्य खतरे में हैं। कृपया उन्हें बचाने के लिए जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक टुंटियन घाटी में जाएं। पुरस्कार 150,000 वर्षों का साधना मूल्य। तलवारबाजी और आध्यात्मिकता 8वें स्तर तक उन्नत। आकाश को ढकने वाला लाल बेली बैंड शीर्ष हॉन्गमैंग अमर हथियार तक उन्नत। अमर क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड x 300,000। देव स्तरीय अमृत x 1 मिलियन। अमर स्तर की गोली x 100। क्या सिस्टम कार्य वास्तव में शुरू हुआ था? मेरा क्षणभंगुर भाई खतरे में है। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। चैतन्य जीवन के निषिद्ध क्षेत्र स्वेलोइंग हेवन वैली में क्यों गए? आदित्य ने वहां रुककर सीधे अंतरिक्ष में प्रवेश किया और विशाल बंजर भूमि में गायब हो गया। त्यानतियान घाटी के बाहर चैतन्य खून से लथपथ था और जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठा था। अगर उसने दुष्ट नाशक तलवार को कसकर न पकड़ा होता तो अब तक पूरी तरह घुटनों के बल बैठा होता। चैतन्य के सामने एक हॉट फिगर वाली महिला खड़ी थी। उसने अनार रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी जो बहुत पतली थी और उसकी खूबसूरत गोरी टांगें उसकी जांघों तक दिख रही थीं। वह पतली कमर और सीधे पहाड़, एक शैतानी आकृति कही जा सकती है, और उसका चेहरा भी आकर्षक है। चैतन्य, चैतन्य, तुमने कहा था कि तुम निचले लोक में ठीक से नहीं रह पाए, फिर तुम परिलोक में क्यों आए? मुझसे बदला लेना चाहते हो? हाँ हाँ, क्या तुम इसके लायक हो? मोहक महिला ने चिढ़ाने वाले लहजे में पूछा। अमर लोक में महान साधना की आभा उसके शरीर से निकलती है। दूसरी ओर चैतन्य के पास केवल अमर लोक की प्रारंभिक स्तर की साधना थी, लेकिन इससे चैतन्य को काफी प्रगति मिली है। जब उन्होंने स्काईफ्लो संप्रदाय छोड़ा तो उनके पास केवल अमर राजा का साधना स्तर था, लेकिन उस आकर्षक महिला के सामने वह असहज लग रहा था। हिरणमयी कुतिया, क्या तुम्हारी अंतरात्मा नहीं दुखती? चैतन्य ने उस आकर्षक महिला को घूर कर देखा। उसके मुंह के कोने से खून बहकर जमीन पर गिर रहा था, जो थोड़ा चौंकाने वाला था। यह महिला चैतन्य की विश्वासपात्र हिरणमयी निकली। जब वे शेनकुन महाद्वीप में थे, चैतन्य हिरणमयी को वापस दाओयुन अमर महल में ले आए, उससे परिचित हुए और उससे प्रेम करने लगे। उसे अपने सभी संसाधन दिए तथा हिरणमयी की साधना में सहायता की। चैतन्य की सहायता के बिना हिरणमयी शायद महान सम्राट के दायरे में प्रवेश भी नहीं कर पाती। अमर लोक के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद चैतन्य और हिरणमयी अमर लोक में न जाकर उस क्षेत्र के बाहर से बुरी आत्माओं के आक्रमण को रोकने के लिए सीमा की रक्षा करने पर सहमत हुए। लेकिन हिरणमयी ने उनकी शपथ तोड़ दी। जब चैतन्य एकांतवास में थे, हिरणमयी ने सभी साधना संसाधनों को छीन लिया और परिलोक में चली गईं।
ये ठीक इसी वजह से है कि बाहरी बुरी आत्माओं ने शेनकुन महाद्वीप के स्थान को बंद कर दिया और शेनकुन महाद्वीप पर आक्रमण शुरू कर दिया। चैतन्य मूलतः हिरण्मयी से हिसाब बराबर करने के लिए परीलोक जाना चाहता था, लेकिन वह शेनकुन महाद्वीप का पतन नहीं देख सकता था, इसलिए उसने सीमा की रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा और खून खपा दिया। हजारों साल पलक झपकते ही बीत गए। अगर आदित्य की मदद न होती तो शायद अब तक उसकी ऊर्जा खत्म हो गई होती। परीलोक में आने के बाद चैतन्य हिरण्मयी से बदला लेना कभी नहीं भूला, लेकिन जब वे दोबारा मिले तो दोनों की ताकत बहुत अलग थी। हिरण्मयी इस समस्या को मिटाने के लिए तैयार है, चैतन्य का पीछा करते हुए जीवन के निषिद्ध क्षेत्र टुंटियन घाटी तक। दर्द, ये दर्द क्यों करता है? पानी नीचे की ओर बहता है और लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं। अगर आप मुझे वो नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूं, तो मुझे खुद ही उसके लिए लड़ना होगा। सच बताऊं तो अब मैं सीब्लू पैलेस के संत पुत्र विभांशु की मंगेतर हूं। कुछ दशकों में मैं सीब्लू पैलेस की मालकिन बन जाऊंगी। हा हा हा। हिरण्मयी गर्व से हंस पड़ी। मोटा आदमी हंसी से कांप उठा। ये तो बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महाशक्ति सीब्लू पैलेस का पवित्र पुत्र भी आकर्षित हुआ। बदबूदार कुतिया, तुम्हें मरना होगा। चैतन्य ने गुस्से से दांत पीस लिए। उसे अपने आप से घृणा हो रही थी कि वह अंधा होते हुए भी हिरण्मयी से प्रेम क्यों कर बैठा। आज तुम ही मरने वाले हो। तुम्हारे मरने के बाद हमारे बीच का रहस्य किसी को पता नहीं चलेगा। हिरण्मयी कुटिलता से मुस्कुराए। जड़ों को खत्म करने की उसकी इच्छा का एक और कारण ये था कि उसे डर था कि विभांशु को उसके अतीत के बारे में पता चल जाएगा। क्या ये कहना सचमुच जादुई है कि आप सचमुच परीलोक में जा सकते हैं? ये बात तर्कसंगत है कि जब बाहर से बुरी आत्माएं आक्रमण करती हैं तो आपकी ऊर्जा और रक्त समाप्त हो जाना चाहिए, है न? और आपकी दुष्ट हत्या तलवार वास्तव में निम्न श्रेणी के होंगमैंग अमर हथियार में उन्नत हो गई है। हिरण्मयी की आकर्षक आंखों में संदेह की एक चमक उभरी। चैतन्य में बहुत सारे रहस्य हैं। बेशक हिरण्मयी को ये सब समझने की जरूरत नहीं है। जब तक चैतन्य मारा जाता रहेगा तब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी, और चैतन्य के शरीर पर ये जादुई हथियार भी उसके ही होंगे। आपकी दर्जनों अजीब आग भी एक छोटा सा भाग्य है। हिरण्मयी की आंखें आग से भरी थीं। ऐसा लगता है कि चैतन्य को पिछले कुछ वर्षों में कई अवसर मिले हैं। यदि उसने थोड़ी देर और प्रतीक्षा की होती तो शायद चैतन्य की साधना उससे आगे निकल जाती। लेकिन ये दुख की बात है कि एक बार जब कोई प्रतिभा मर जाती है तो वह केवल कचरे के ढेर में बदल जाती है। तुम सपना देख रहे हो। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें इसे हासिल नहीं करने दूंगा। चैतन्य ने दुष्टनाशक तलवार को कसकर पकड़ लिया और अपनी ऊर्जा और रक्त को फिर से जला डाला। उसका पूरा शरीर रक्त की छाया में बदल गया और तियानतियान घाटी की ओर बह गया। ऐसा कहा जाता है कि तियानतियान घाटी में कालभक्ष नाम का एक प्राचीन क्रूर जानवर रहता है। कालभक्ष की शक्ति कम से कम अमर ऋषि लोक के स्तर तक पहुंच चुकी है। किसी महाशक्ति का पूर्वज भी आसानी से आकाश निगल घाटी में कदम रखने का साहस नहीं कर सकता। आखिर कालभक्ष को ही तो सब कुछ निगल जाने वाला कहा गया है। कौन हिम्मत करता है कि आगे आकर मौत को गले लगा ले? लेकिन चैतन्य कालभक्ष द्वारा निगले जाने की अपेक्षा हिरण्मयी के हाथों में पड़ना नहीं चाहते थे। कचरा, क्या तुम भाग सकते हो? हिरण्मयी को इसकी उम्मीद थी। वह हल्के से हिली। उसके जैद जैसे हाथों ने एक विशाल हथेली बनाई और उसने उसे जोर से मारा। बूम का चैतन्य के सामने का शून्य अचानक ढह गया। अमर लोक में पहुंचने के बाद उसकी ताकत पहले से ही भयानक हो गई है। पफ! चैतन्य, जिसका गैस पहले ही खत्म हो चुका था, ने मुंह में खून थूक दिया और गोली लगने से वह बाहर चला गया। बूम! एक जोरदार आवाज हुई और चैतन्य जमीन पर जोर से गिरा। उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं, सांसें कमजोर थीं, पलकें भारी हो गई थीं और वह कभी भी कोमा में जा सकता था। पुरुष सभी जानवर हैं जो अपने निचले शरीर में सोचते हैं, यदि आप मेरी सुंदरता से मोहित नहीं होते तो आप मुझे दायोनिक्सियन महल में वापस कैसे ला सकते थे? तुम जो कह रहे हो उतना बड़ाई मत करो। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया वह सिर्फ मेरा शरीर और मेरी कोमलता पाने के लिए था। विभांशु समेत वे लोग मेरे शरीर के लालची हैं। हिरण्मयी बाहर निकली और चैतन्य की छाती पर पैर रख दिया। पहले से ही पतली स्कर्ट इस समय और भी अधिक दिखाई दे रही थी। तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो। हे,
चैतन्य ने उपहास किया। उनकी प्रतिभा और ताकत के साथ ये कहा जा सकता है कि शेनकुन महाद्वीप में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या उसके लिए महिला ढूंढना आसान नहीं है? हिरणमयी सोचती है कि वह पुरुषों को बहुत अच्छी तरह समझती है, लेकिन वास्तव में वह उन्हें बिल्कुल नहीं समझती। एक पुरुष अपनी पसंद की स्त्री के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता है। इसलिए चैतन्य ने अपना सब कुछ हिरणमयी को दे दिया। लेकिन अंत में क्या होगा? मोह से भरा हुआ, किंतु हिरणमयी ने निराश कर दिया। उसने कसम खाई कि अगर वह जीवित रह सका तो इस कुतिया को मार डालेगा। अपनी तरफ देखो, तुम भालू जैसे दिख रहे हो, तुम सचमुच शर्मिंदा हो। मैं मूलतः ये चाहता था कि मरने से पहले तुम अच्छा समय बिता सको, लेकिन तुम तो ऐसे दिखते हो, अगर मैं तुम्हारे सामने नंगा भी हो जाऊं तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। हिरणमयी ने अपना मुंह ढक लिया और जानबूझकर अपनी गर्वित पूंजी को लहराते हुए हंस पड़ी। उसने सोचा कि वह इस तरह चैतन्य को आकर्षित कर सकती है। वास्तव में चैतन्य पहले ही उपहास कर चुके थे। वाह, तुम बदबूदार कुतिया, जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है वह है तुम्हें दाओयुनिक्सियन पैलेस में वापस लाना। चैतन्य को यह तरीका नापसंद था। ये सुनकर हिरणमयी की सुंदर आंखें ठंडी हो गईं। तुमने मेरी पोशाक पर दाग लगा दिया। हा हा, तुम इस कट से भी ज्यादा गंदी हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? हा हा हा, चैतन्य अचानक जोर से हंस पड़े। तुम नरक में जाओ। हिरणमयी का चेहरा उदास हो गया और फिर उसने चैतन्य का नाम मिटाने के लिए बल प्रयोग किया। भाई, आप समय में पीछे नहीं जा सकते। मैं अगले जन्म में तुम्हारी दया का बदला चुकाऊंगा, छोटे भाई। चैतन्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और संघर्ष करना छोड़ दिया। वास्तव में उसके पास संघर्ष करने और प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। बूम, लेकिन इस समय अंतरिक्ष अव्यवस्थित है और व्यवस्था एवं कानून अव्यवस्थित हैं। हिरणमयी के बर्फ जैसे सफ़ेद पैर हवा में ही अटके हुए थे। पूरी कोशिश करने पर भी वह हिल नहीं पा रही थी। एक कुतिया निर्दयी होती है, एक अभिनेता निर्दयी होता है। आज मैं दुनिया के सभी मोहित पुरुषों के लिए न्याय मांगने के लिए यहाँ हूँ। एक आवाज आई जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज रही थी, एक प्राचीन घंटी की तरह। कौन कौन बोल रहा है? अगर हिम्मत है तो भूत बनने का नाटक मत करो। हिरणमयी का चेहरा भयभीत था और उसका हृदय बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वह बहादुरी से चिल्लाई। यदि वह किसी को पता चले बिना उस पर प्रभाव डाल सकता है, तो इस व्यक्ति की ताकत उसकी ताकत से अधिक होनी चाहिए। ये है। भाई, चैतन्य ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। मेरे मूलतः निराश हृदय में एक बार फिर आशा की लौ जल उठी। टैप टैप टैप, कदमों की आवाज आए और सफ़ेद कपड़े पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे चला। उसका चेहरा तीखे किनारों और कोनों वाला एक नाजुक चेहरा है और गुलाबी और फीनिक्स रंग की आंखें हैं, बिल्कुल पेंटिंग से निकलते हुए अमर राजा की तरह। हिरणमयी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई जब उसने पहली बार आदित्य को देखा। क्या दुनिया में ऐसा सुंदर आदमी है? लेकिन जल्द ही उसने आदित्य की ओर सावधानी से देखा, क्योंकि उसे आदित्य में हत्या का प्रबल इरादा महसूस हुआ। आप कौन हैं? मुझे क्यों परेशान करते हो? हिरणमयी ने आदित्य से पूछा। आदित्य ने हिरणमयी को कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे ठंडी निगाह से देखा। उन गहरी आंखों में अंतहीन हत्या की मंशा छिपी हुई थी। एक दूसरे को देखते ही हिरणमयी की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई और उसे गहरी ठंड का एहसास हुआ। आदित्य ने अपनी आस्तीनें लहराईं और शक्तिशाली बल ने तुरंत हिरणमयी को दूर धकेल दिया। टैप 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 टैप, हिरणमयी का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया, उसकी चीख निकल गई, शरीर पर से नियंत्रण खो गया और वह पीछे हट गई। सैकड़ों मीटर तक पीछे हटने के बाद वह रुकी। बची हुई ताकत के कारण वह पीली पड़ गई। अपनी आस्तीन के एक झटके से उसने उसे पीछे धकेल दिया। क्या इस व्यक्ति की शक्ति अमर लोक तक पहुंच सकती है? हिरणमयी के मन में एक साहसिक विचार आया। उसने डरते हुए आदित्य की ओर देखा और उसके पैर थोड़े कमजोर महसूस हुए। भाई, चैतन्य उत्साहित लग रहे थे और उनकी आंखों के कोनों से कीचड़ भरे आंसू बह रहे थे। आप पहले से ही इतने बूढ़े हैं, आप इस तरह कैसे रो सकते हैं? आदित्य ने अपना सिर हिलाया, फिर घुटनों के बल बैठ गया और चैतन्य के लिए एक अमर स्तर की स्वर्णिम सृजन गोली निकाली। यह एक अमर स्तर का अमृत है। हे भगवान, आपको परिस्तर का अमृत कहाँ से मिला? हिरणमयी की आंखें बड़ी हो गईं, उसे बहुत अविश्वसनीय महसूस हो रहा था।
यहाँ तक कि सीब्लू पैलेस में भी केवल मुट्ठी भर अमर स्तर के अमृत हैं और प्रत्येक को एक प्रकार का अस्तित्व माना जाता है। अमर श्रेणी स्वर्ण सृजन गोली लेने के बाद चैतन्य के शरीर से अनंत जीवन शक्ति का संचार हुआ, मानो धरती पर वसंत की वापसी हो गई हो। उसके शरीर पर लगे रक्त के निशान नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से भर गए और उसकी हड्डियों का आकार बदल गया। सांस भी जल्दी ठीक हो रही है। हिरणमयी के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वह पीछे हट गया, उसका दिल डर से भर गया। ये व्यक्ति चैतन्य का सबसे बड़ा भाई निकला, लेकिन उसकी शक्ल और हड्डियों की उम्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह 100 साल से ज्यादा का नहीं है। इसे केवल परिलोक में एक बच्चे के रूप में ही माना जा सकता है। लेकिन कौन सोच सकता था कि इतना जूनियर अपनी आस्तीन के एक झटके से उसे दूर कर सकता है और आसानी से एक अमर अमृत निकाल सकता है। ये व्यक्ति कौन है? क्या आपको ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुनना चाहिए था? क्या ये प्राचीन जनजाति से हो सकता है? हिरणमयी ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन आदित्य की नज़र फिर उस पर पड़ी। क्या ये वही हिरणमयी है जिसकी तुम बात कर रहे हो? आदित्य ने हिरणमयी की ओर देखकर पूछा। चैतन्य खड़ा हुआ और सिर हिलाया। हाँ, ये वही कुतिया है। आपका स्वाद बुरा नहीं है। हिरणमयी की ओर देखकर आदित्य मंद मंद मुस्कुराए। एक पुरुष होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि हिरणमयी की पूंजी कितनी बड़ी है, लेकिन नंदिनी, केक्सिन, औरोरा और अन्य की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है। मेरा छोटा भाई तुम्हारे प्रति आसक्त है और उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ त्याग किया है। न केवल तुम उसके प्रति कृतज्ञ महसूस नहीं करते, बल्कि तुम हमसे दोबारा मिलने के बाद उसे मार डालना चाहते हो। तुम्हारा दिल सांप या बिच्छू से भी ज्यादा जहरीला है। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और हिरणमयी जैसी स्त्रियों को नीची दृष्टि से देखा। तुम क्या चाहते हो? हिरणमयी की आवाज कांप रही थी। मेरे छोटे भाई के लिए न्याय, अपनी जान ले लो, आदित्य ने भावशून्यता से उत्तर दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह व्यक्ति वहां से गायब हो गया। एक के बाद एक दृश्य दिखाई देने लगे और आकाश में ध्वनियां गूंजने लगीं। हिरणमयी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसे मृत्यु का भय महसूस हुआ। उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत पीछे हट गई। कच हालांकि सामने का स्थान बिखर गया था और आदित्य निकट आ रहा था। गुल्लू, हिरणमयी ने निगल लिया। इस व्यक्ति की हरकतें इतनी भयावह कैसे हो सकती हैं? दूर हो जाओ, जुबानहु आंगमर पाम। हिरणमयी ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और अचानक ताली बजाए। ये हथेली जादुई शक्ति अमर स्तर के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गई है और सीब्लू पैलेस में सबसे शक्तिशाली जादुई शक्ति है। काली और पीली ऊर्जा का विस्फोट हुआ और विशाल तार ने विश्व को घेर लिया, जिससे पूरा विश्व अंधकार में डूब गया। ऐसा लगता है जैसे ये हथेली सब कुछ निगल सकती है। भाई, सावधान, चैतन्य ने जोर से याद दिलाया। उसे अभी तक ये पता नहीं था कि आदित्य अमरसंत लोक में प्रवेश कर चुका है। अमरसंत क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए ये हथेली बस बच्चों का खेल है। विशाल हथेली का सामना करते हुए आदित्य उदासीन, बिल्कुल भी विचलित नहीं दिखे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने हाथ भी पीछे कर लिए थे, जिससे प्रतिरोध करने का उनका कोई इरादा नहीं दिख रहा था। तुम मूर्ख हो, तुम मर चुके हो। ये देखकर हिरणमयी गर्व से हंस पड़ी। पहले तो वह अभी भी यही सोच रही थी कि कैसे बचकर निकला जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि संकट सुलझ गया है। यदि उसकी हथेली पर चोट लगे तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह तार मुझे मार सकता है? अज्ञानता, आदित्य ने घृणा से अपना सिर हिलाया। घमंडी और अभिमानी, मौत दया नहीं है। हिरणमयी मुस्कुराए। इस व्यक्ति के लिए इतनी नजदीक से बचकर निकलना संभव नहीं था। बूम! विशालकाय तार का पेड़ अचानक गिर गया और जमीन जोर से हिलने लगी। लेकिन अगले ही पल विशाल हथेली सीधे प्रवेश किया गया था। आदित्य अभी भी अपने हाथ पीछे करके स्थिर खड़ा था। पफ! फिर विशाल तार का पेड़ सीधे गायब हो गया, जैसे कि वह कभी दिखाई नहीं दिया था। हिरणमयी अचंभित रह गई। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान धीरे धीरे गहरी होती गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुस्कुराहटें गायब नहीं हो जाती, बल्कि वे अन्य लोगों तक पहुंच जाती हैं। क्या अब आप इस पर विश्वास करते हैं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसके बाद आदित्य हिरणमयी की ओर चल पड़े। आदित्य इस तरह की महिला के साथ व्यवहार करते समय अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था।
इसलिए उसने अपने जूते उतार दिए। जूतों के आगे सभी जीव समान हैं। पाह जैसे ही जूता चला, वह इतनी तेजी से चला कि हिरणमयी, जो अभी भी सदमे में थी, को चकमा देने का समय नहीं मिला और सीधे उसके गाल में लगा और पूरा व्यक्ति बाहर निकल गया। आह! हिरणमयी चीख पड़ी। शक्तिशाली बल उसके शरीर में प्रवाहित हुआ, जिससे उसका गला मीठा हो गया और उसने मुंह भर लाल रक्त थूक दिया। पफ! हिरणमयी जोर से जमीन पर गिरी, उसके बाल बिखरे हुए थे, अभी जो वैभव था वह कहाँ गया? तुम विकृत हो। हिरणमयी ने अपने लाल और सूजे हुए गालों को ढक लिया और डर के मारे आदित्य को घूरने लगी। इस व्यक्ति की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। अमरसंत क्षेत्र की शक्ति। अप्रत्याशित रूप से, जब वह इस बार बाहर आएगी, तो वह अमरसंत क्षेत्र से एक शक्तिशाली व्यक्ति से मिलेगी। हिस भाई, क्या आपकी ताकत इतनी मजबूत हो गई है? क्या ये हो सकता है कि आपका भाई अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर गया है? आदित्य की पीठ की ओर देखते हुए चैतन्य ने ठंडी सांस ली। स्काईफ्लो सेक्ट को छोड़े हुए उन्हें अभी 5 साल से अधिक समय ही हुआ है, लेकिन उनके भाई की ताकत में गुणात्मक वृद्धि हुई है। क्या अब तुम डर रहे हो? जब आपने अपने जेड पैरों से ल्यूनियन पर कदम रखा, वाह, आपको अब परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। आदित्य ने अपने जूते पकड़े और पुनः हिरणमयी की ओर चल पड़ा। शुरू से अंत तक आदित्य के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का रिसाव नहीं हुआ, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति जानता है कि आदित्य की शक्ति अमर पूज्य क्षेत्र को पार कर अमरसंत क्षेत्र तक पहुंच गई है। नहीं, यहाँ मत आना। यद्यपि मैं गलत हूँ, मैं मौत का दोषी नहीं हूँ, मैं तो बस एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूँ। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? हिरणमयी भयभीत थी, लेकिन उसका स्वर अभी भी कठोर था। हिरणमयी के उन शब्दों को सुनकर, जिन्होंने उसकी विश्वदृष्टि को नष्ट कर दिया था, आदित्य उसे थप्पड़ मारकर मारने ही वाला था। तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे भाई को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, समझे? आदित्य ने फिर अपना हाथ उठाया और हिरणमयी के चेहरे पर दूसरी ओर थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो गया। मुझे जाने दो। जब तक तुम मुझे जाने दोगे, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्या तुम मुझे नहीं पाना चाहते? हिरणमयी ने दया का नाटक किया। उसने जानबूझकर अपनी छाती फुलाकर अपना गौरवपूर्ण शरीर प्रदर्शित किया। मैं जानता हूं कि तुम लोग क्या चाहते हो, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें नशे में धुत कर सकता हूं और सपने दिखा सकता हूं। हिरणमयी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मोहक मुद्रा में खड़ी हो गई। वह ग्रीन टी कुतिया बनने के लायक है, वह सिर्फ अपना मुंह खोलती है। लेकिन हिरणमयी के पास तो ये पूंजी है। अगर वह आत्मसंयम की कमी वाला आदमी है, तो मुझे डर है कि वह खून खराबा कर देगा, है ना? कुतिया! चैतन्य ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ठंडे स्वर में गालियां दीं। लेकिन हिरणमयी तो बेशर्म है। आदित्य को हिचकिचाते देख हिरणमयी की सुंदर आंखों में आशा की चमक आ गई। अच्छा भाई, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगा। हिरणमयी ने अपना जैद हाथ बढ़ाया और आदित्य को छूना चाहा। हालांकि आदित्य ने सीधे अपने जूते बाहर निकाल दिए। ये हिरणमयी के चेहरे के दूसरी ओर सटीक रूप से गिरा। आहा! हिरणमयी चीखी और पुनः उड़ गई। उसने आदित्य के ताओवाद को कम करके आंका। इसके अलावा आदित्य ने अनगिनत स्त्रियां देखी थीं। हिरणमयी भले ही बहुत आकर्षक थी, फिर भी वह नंदिनी और बाकियों से बहुत पीछे थी। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? हिरणमयी का सुंदर मुख सूअर के सिर के समान सूज गया था। वह बहुत उलझन में थी और अपना चेहरा शिकायत से ढक लिया। क्या पुरुषों को यही पसंद नहीं है? वह खुद को निर्दयता से कैसे अस्वीकार कर सकती है? मेरे भाई की भावनाओं को धोखा देना लानत है। आदित्य के मन में भयंकर हत्या का भाव था। हिरणमयी इतनी डर गई कि उसकी पीठ ठंडी पड़ गई। ये देखकर कि नर्म हथकंडे काम नहीं आ रहे, उसने हिम्मत जुटाई और धमकी दी, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरा मंगेतर विभांशु है। विभांशु? क्या वह अद्भुत है? आदित्य घृणा से भरा हुआ था। मेरा मंगेतर सीब्लू पैलेस का पवित्र पुत्र और पैलेस मास्टर लोकेश्वर का जैविक पुत्र है। अगर तुम मुझे मार दोगे, तो सीब्लू पैलेस तुम्हारे साथ मरते दम तक लड़ेगा। हिरणमयी ने ठंडे स्वर में धमकी दी। ये सुनकर चैतन्य की आंखों में भय की एक झलक उभर आई। यद्यपि वह अपनी घृणा दूर करने के लिए हिरणमयी को मारना चाहता था, लेकिन हिरणमयी के पीछे छिपी शक्ति ने उसे भयभीत कर दिया। उन्हें चिंता थी कि इससे स्काईफ्लो संप्रदाय पर विपत्ति आएगी। सी ब्लू पैलेस, एक महाशक्ति।
आदित्य बुदबुदाया। ये देखकर हिरणमयी बहुत प्रसन्न हुई। ऐसा लगता है कि सी ब्लू पैलेस की प्रतिष्ठा ने इस व्यक्ति को सफलतापूर्वक डरा दिया है। भाई, जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो उसे मारने में देर नहीं लगेगी। हमारी वर्तमान स्थिति में सबसे सही बात यह है कि जीवित रहें। चैतन्य ने आदित्य पर बोझ न डालने के लिए उसे सांत्वना दी। आदित्य मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये हास्यास्पद है। उसने कितनी महाशक्तियों को नाराज किया है। आकाश मंदिर, लाल ज्वाला महल, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय, एक अतिरिक्त जुआनहुआंग मंदिर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवित रहना असंभव है। तुम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते। आदित्य ने बिना किसी चेतावनी के अपने जूते घुमा दिए। इससे हिरणमयी और चैतन्य हक्के बक्के रह गए, विशेषकर हिरणमयी, जो अभी तक संभली नहीं थी, लेकिन अगले ही पल उसे फिर से थप्पड़ मार दिया गया। शक्तिशाली बल के कारण वह खून थूकने लगी, गंभीर रूप से घायल हो गई और मरणासन हो गई। आहम! हिरणमयी कांप उठी और उसने आदित्य को ऐसे देखा जैसे वह कोई शैतान हो। ये व्यक्ति इतना जिद्दी है। तुम पागल हो। आप नहीं जानते कि सी ब्लू पैलेस को अपमानित करने के क्या परिणाम होंगे। हिरणमयी को खून की खांसी होती रही। आप क्या कर रहे हैं? तो फिर नरक में जाओ। आदित्य के चेहरे पर एक खाली भाव था। वह कोई दयालु संत नहीं थे। जब वह ब्लू स्टार पर थे तो जब भी वह उन संतों को बुद्धिहीन उपन्यासों में देखते थे तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक पाते थे। बेशक उन्हें अभी भी थरी बेस्ट नामक लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यास पढ़ना पसंद था। विशेष रूप से थरी बेस्ट द्वारा लिखित गुचांगगे ने उसे विशेष रूप से जुनूनी बना दिया, इसलिए पार करने के बाद वह एक निर्णायक हत्यारा बनने की भी आकांक्षा रखता था। नहीं, मुझे मत मारो। आदित्य के शरीर में हत्या की मंशा को महसूस कर हिरणमयी डर के मारे पीली पड़ गई। इस समय उसने चैतन्य की ओर देखा और फिर से दयनीय होने का नाटक किया। निश्चित रूप से ग्रीन टी पीने वाली महिलाएं अभिव्यक्ति प्रबंधन में माहिर होती हैं। भाई लियोनियन, मुझे बचाओ। चूंकि हम इतने सालों से एक साथ सो रहे हैं, कृपया मेरे लिए दया की भीख मांगिए। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मैंने आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। हिरणमयी ने कड़वी विनती की, लेकिन चैतन्य अविचलित रहे। हिरणमयी ने एक बार उसके साथ विश्वासघात किया था और वह अब कभी भी उसके मीठे शब्दों से मूर्ख नहीं बनेगा। लियोनियन, याद रखो, महिलाएं केवल तुम्हारी तलवार खींचने की गति को प्रभावित करेंगी। उसका जीवन आपके हाथों में है। आदित्य ने अपने जूते पहने और चैतन्य से कहा, यह चैतन्य के ताओवाद की भी परीक्षा है। यदि उसमें हिरणमयी को मारने का भी साहस नहीं है, तो इससे सिद्ध होता है कि उसका ताओवाद पर्याप्त मजबूत नहीं है और उसे निखारने की आवश्यकता है। धन्यवाद भाई जी। चैतन्य भावशून्य भाव से हिरणमयी की ओर चले। भाई लियोनियन, मुझे जाने दो। अब से मैं केवल तुम्हारा हूँ। हिरणमयी ने चैतन्य की जांघ को गले लगाया और पुरानी चाल दोहराए। हो सकता है कि यह तरकीब आदित्य पर काम न करे, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि यह चैतन्य पर काम करेगी। टकराना। हालांकि चैतन्य ने हिरणमयी को सीधे बाहर निकाल दिया। आपूफ! हिरणमयी भारी होकर जमीन पर गिर पड़ी और अविश्वास से चैतन्य की ओर देखने लगी। वह इतना हत्यारा और निर्णायक कब बन गया? क्या वह सचमुच उसके सौम्य स्थान से बाहर जा सकता है? तुम बहुत गंदे हो, तुम सिर्फ मेरे कपड़े गंदे करोगे, चैतन्य ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने दुष्टों को मारने वाली तलवार निकाली और उसे सीधे हिरणमयी पर तान दिया। चैतन्य की आंखों में हिरणमयी को सचमुच हत्या का आभास हो गया। नहीं, मत करो भाई लियोनियन, तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? पूफ! हिरणमयी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल खून फैल गया। हिरणमयी का सिर उड़ गया। बूम! फिर शरीर और आत्मा भी पूरी तरह नष्ट हो गए।